नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश को करेंगे संबोधित। तय समय पर हरिद्वार कुंभ मेला 2021 को लेकर बैठक। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा तय समय पर ही होगा आयोजन। विधायक हॉस्टल में व्यवस्थाएं होंगी दुरुस्त, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने दिया निर्देश। रुद्रप्रयाग में कोरोना काल में अधिकारियों के टूटे से जनता परेशान। आपदा प्रबंधन अधिकारी का पद 1 साल से खाली, तहसीलों में तहसीलदार के पद भी रिक्त। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश और भूस्खलन से बड़ी परेशानियां, 20 से अधिक सड़कें बंद, 100 से ज्यादा गांव मोटरमार्ग बंद होने से प्रभावित। लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस, पिछले 24 घंटे में मिले 658 नए मामले, 11 संक्रमितों की हुई मौत। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वेबिनार महिला शक्ति से संवाद में प्रतिभाग किया। उन्होंने प्रदेश में महिला कल्याण और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के दौरान आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, महिला चिकित्सा कर्मियों, महिला पुलिसकर्मियों और योगदान की सराहना की। उन्होंने वेबिनार में प्रतिभाग कर रही महिलाओं के विचारों को ध्यानपूर्वक सुना। रुद्रप्रयाग राम भरोसे चल रहा है, जहां एक और कोरोना महामारी के कारण जनता परेशान है, तो वहीं जिले में महत्वपूर्ण विभागों में अधिकारियों के पद रिक्त होने से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में 1 साल से आपदा प्रबंधन अधिकारी का पद रिक्त चल रहा है। वहीं मुख्य विकास अधिकारी की कुर्सी 6 माह से खाली है। इसके साथ ही तहसीलों में जहाँ तहसीलदार का टोटा बना है, वहीं कर्मचारियों की भी कमी है। कई क्षेत्रों में पटवारियों के बिना ही चौकियां सूनी पड़ी हैं। ऐसे में आपदा से अति संवेदनशील जनपद राम भरोसे ही चल रहा है। रुद्रप्रयाग जिले का निर्माण 16 सितंबर 1997 को हुआ था और जिला निर्माण के अगस्त मुनि और ऊखीमठ ब्लॉक को पूर्ण रूप और पोखरी एवं कर्णप्रयाग ब्लॉक का कुछ हिस्सा चमोली जिले से लिया गया। इसके साथ ही जखोली और कीर्ति नगर ब्लॉक का हिस्सा टिहरी से तथा खिरसू ब्लॉक का हिस्सा पौड़ी जिले से लिया गया। जिला निर्माण के बाद जनता को लगा था कि अब उनकी समस्याएं समय से हल हो पाएंगी, मगर ऐसा आज तक नहीं हो पाया। रुद्रप्रयाग जिले में 4 तहसीलें हैं, जिनमें रुद्रप्रयाग, जखोली, ऊखीमठ व बसूकेदार शामिल है। इन तहसीलों में अधिकारियों की तैनाती न होने से जनता को भटकना पड़ रहा है। उप जिलाधिकारी के कार्यालय में बैठने का इंतजार करना पड़ता है। सुबह से शाम तक उप जिलाधिकारी का इंतजार करते करते जनता थक जाती है, मगर उनके दीदार नहीं हो रहे हैं। रुद्रप्रयाग और ऊखीमठ तहसील में उप जिलाधिकारी के रवैये से जनता दुखी है। इसके साथ ही रुद्रप्रयाग और ऊखीमठ तहसील में तहसीलदार के न होने से जनता परेशान है। तहसील ऊखीमठ और रुद्रप्रयाग में तहसीलदार का पद रिक्त चल रहा है। रुद्रप्रयाग तहसील का जिम्मा जखोली तहसीलदार को दिया गया है और ऊखीमठ का जिम्मा बसूकेदार तहसीलदार संभाल रहे हैं। तहसीलों में कर्मचारियों का रवैया भी जनता के प्रति सही नहीं है। वर्षों से कर्मचारी एक ही जगह पर टिके हैं। इनका ट्रांसफर न होने से भी इनका व्यवहार जनता के प्रति सही नहीं है और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी इन मामलों को लेकर अपना मुंह मोड़े हुए हैं। आपदा से ग्रस्त जनपद में आपदा प्रबंधन अधिकारी का पद भी रिक्त चल रहा है, जबकि मुख्य विकास अधिकारी की कुर्सी भी खाली पड़ी है। ऐसे में आपदा के समय लोगों को समय से राहत नहीं पहुंचाई जा रही, तो मुख्य विकास अधिकारी के न होने से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले में मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ का महत्वपूर्ण पद कई समय से रिक्त चल रहा है और जिले की 2 तहसीलों में भी तहसीलदार के पद रिक्त चल रहे हैं और इसके अलावा जिले का महत्वपूर्ण विभाग आपदा प्रबंधन अधिकारी का पद रिक्त चल रहा है। मैं प्रदेश सरकार से ये मांग करूंगा कि यहाँ पे रुद्रप्रयाग जनपद में जल्द ही अधिकारियों की तैनाती की जाए। जिले में यहाँ पे आपदा के इस अति विशिष्ट समय पे कोरोना महामारी के होते हुए मुख्य विकास अधिकारी का पद रिक्त है और अन्य तहसीलों में तहसीलदार नहीं है। छोटे पदों पे पटवारी नहीं है। कई जगह पटवारी के पद रिक्त हैं, कई जगह आपदा अधिकारी, आपदा प्रबंधन मेन चीज़ है
और आपदा का अधिकारी यहाँ पे नहीं है। सुनने में आया था अभी कुछ दिन पहले नियुक्ति होने वाली है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई नियुक्ति नहीं है, जिससे एक आम आदमी जिसका जिले से दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। वहीं जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिकारी की नियुक्ति को लेकर कार्रवाई चल रही है, जबकि सीडीओ को लेकर प्रशासन स्तर से वार्ता हो रही है। इसके अलावा अन्य रिक्त पदों को लेकर भी कार्रवाई की जा रही है। अभी हमारे यहाँ पे जो तहसीलदार के पद रिक्त चल रहे हैं, उनमें हमारे 2 तहसीलों के तहसीलदारों को हम लोगों ने डबल चार्ज दिया है। साथ ही में जो प्रशिक्षु नायब तहसीलदार हैं, उनको सामान्य प्रशासनिक कार्यों के लिए संबंधित तहसीलों में दिवस निर्धारित करके बैठने के लिए निर्देश यहाँ से जारी किए गए हैं। सीडीओ के रिक्त पद के संबंध में शासन स्तर पर वार्ता हुई है, तो वहाँ से ये आश्वासन मिला है कि इस माह में वो सीडीओ के पद के संबंध में निर्णय हो जाएगा। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी के रिक्त पद के सापेक्ष नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। अगले 10 दिन के अंदर अंदर उसमें संबंधित अधिकारी के द्वारा ज्वाइनिंग किए जाने की संभावना है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित टिमरी की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग में प्रसिद्ध शिवपाठी विवाह स्थल त्रियुगी नारायण मंदिर में 52 द्वादशी मेला विधिवत संपन्न हो गया। इस दौरान 18 निसंतान दंपतियों ने पुत्र कामना के लिए रात्रि भर जागरण किया। शनिवार के दिन भगवान नारायण के 52 अवतार की मूर्ति को थाल में रखकर मंदिर की परिक्रमा की गई। 52 अवतार से नर रूप से अवतरित होकर भक्तों को आशीष दिया और भक्तों को जौ की हरियाली प्रसाद स्वरूप वितरित की गई। दरअसल प्रत्येक वर्ष भगवान शिव पार्वती के विवाह स्थल त्रियुगी नारायण में 52 द्वादशी मेले का आयोजन किया जाता है। एक दिन पहले मंदिर में हरियाली मेला भी आयोजित होता है। गांव के घर घर में उगाई गई हरियाली को ग्रामीण मंदिर में एकत्रित करते हैं। 52 मेले के दिन भगवान विष्णु के 52 रूप की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। थाल में 52 अवतार की मूर्ति को रखकर मंदिर की परिक्रमा की जाती है और फिर मूर्ति के भगवान को दर्शन कराए जाते हैं। इस बार कोरोना महामारी के चलते 52 द्वादशी मेला सादगी के साथ मनाया गया। एक महिला द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोप पर द्वाराहाट से बीजेपी विधायक महेश नेगी ने मीडिया के समक्ष अपना पक्ष रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि वो हर जांच के लिए तैयार हैं। महिला द्वारा उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है और देवभूमि में गैंग ब्लैकमेलिंग का खेल कर रही है। इस दौरान विधायक महेश नेगी ने कहा कि वो नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड के अंदर में भी, अब पहाड़ों में भी, देवभूमि में भी इस तरीके से ब्लैकमेलिंग के से लोग बाग जो है चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने नार्को टेस्ट के लिए कह रखा है, उसमें दूध का दूध पानी का पानी निकल जाएगा सब। तो हम तो हर जांच में सम्मिलित हो रहे हैं, सब जगह हो रखे हैं। ये केस मेरे साथ अकेले नहीं हुआ है, इस तरीके के केस इस महिला ने बहुत से लोगों के साथ किए हुए हैं, जिसमें बहुत से लोगों का नाम आ रहा है और बहुत से लोग खुल के बता भी रहे हैं। रुद्रप्रयाग में पूर्व काबीना मंत्री मातबार सिंह कंडारी ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार उत्तराखंड के प्रवासियों को रोजगार देने में असफल रही। करीब 6 महीने होने को हैं और प्रवासियों के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है, जबकि छोटे छोटे काम देकर उन्हें रोजगार से जोड़ा जा सकता था। वर्तमान में विकट स्थितियां पैदा हो गई हैं और सरकार मौन बैठी है। बता दें कि पूर्व काबीना मंत्री मातबार सिंह कंडारी पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने से खफा होकर कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद से वो कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं और विधानसभा रुद्रप्रयाग से तैयारी में जुटे हैं। हम कहते हैं लाइसेंस दीजिए ना इन बेरोजगार भाइयों को। इन्होंने कहा स्वरोजगार योजना प्रवासी भाइयों को देंगे। देखिए लगभग 6 महीने हो गए, प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी स्वरोजगार योजना के द्वारा हम प्रवासियों को रोजगार देंगे और मुख्यमंत्री ने भी कहा था हम स्वरोजगार योजना को चालू करेंगे, मगर आज कहीं पर भी स्वरोजगार योजना चालू नहीं है और हमारे प्रवासी भाई जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस ने अब निर्णय लिया है कि सितंबर के महीने में हम धरना प्रदर्शन करेंगे, इस सरकार को मजबूर करेंगे कि जो आपने कहा था उसको करिए और स्वरोजगार योजना के लिए धनराशि प्रवासी भाइयों को देने की कृपा करें। प्रेम सिंह राणा के सामने भाजपा नेता ने तलवार से पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष पर हमला करने का मामला सामने आया।
घटना विधायक के सामने होने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। घायल भाजपा कार्यकर्ता को विधायक और कार्यकर्ता सिविल अस्पताल लेकर आए। धारदार हथियार से हमले से घायल हुए धन सिंह सामंत ने झनकट मंडल के भाजपा महामंत्री रोशन पर तलवार से हमला करने का आरोप लगाया है। वहीं घायल उपचार के बाद घटना की जानकारी पुलिस को देने की बात कर रहा है। तो उधर आमने सामने दोनों भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुए जानलेवा विवाद पर विधायक कुछ भी कहने से बच रहे हैं। आया पता 4-5 आदमी ने सीधा सिर में मारने को तो मैंने देख लिया आ रहा है। मैंने कुर्सी ऊपर रख ली, नहीं तो सिर टुकड़े टुकड़े होते मेरे। किस चीज़ को लेकर विवाद हुआ था, क्या कुछ नहीं, वो आपसी वो था, क्या नाम है, ये चारों बेटे में कोई राशन की दुकान का वो चल रहा था विवाद। मैंने बोला यार आप लोग भी जाते हो वहाँ पर, तो बोला यार हम लोग नहीं जाते, खाली झूठे इंजाम लगा रहे हो। हमके एक व्यक्ति हमारे पास अभी जो कि 65 साल के हैं, 11:40 पर अस्पताल में आए। इनको बाएं हाथ में गंभीर चोटें लगी हुई हैं, जिसमें उनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये तलवार से लगी। अभी क्या स्थिति है? अभी हम एक्सरे करा रहे हैं, फिर एक्सरे को देख के ही आगे की स्थिति बता पाएंगे। मातृ सदन हरिद्वार में तपस्या पर बैठे मातृ सदन परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद से मिलने पहुंचे गंगा विचार मंच के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर भरत पाठक मां गंगा में हो रहे खनन के विरोध में मातृ सदन में परम पूज्य शिवानंद अपने पूर्व संकल्प के अनुसार कहा था कि भारत सरकार गंगा पर रायवाला से भोजपुर तक खनन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो अनशन करेंगे और जल की मात्रा को कम करते करते शून्य कर देंगे। स्वामी शिवानंद का प्रण है कि यदि उनके साथ हुए सहमति का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया तो वर्तमान में ले रहे 5 गिलास करीब 1.5 लीटर जल को घटाकर 30 अगस्त 2020 से मात्र 4 गिलास कर देंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्रालय के सचिव यूपी सिंह और निदेशक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन राजीव रंजन मिश्रा के द्वारा स्वामी शिवानंद के स्वास्थ्य के प्रति चिंता करते हुए एवं उनके निर्देश पर गुरुदेव से मिलने पहुंचे। गंगा विचार मंच के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर भरत पाठक जी ने गुरुदेव से निवेदन किया कि आपके साथ पूर्व बनी सहमति के अनुसार ही खनन पर प्रतिबंध लगेगा और स्वामी जी को कहा कि आपका जीवन हम सभी के लिए अत्यंत अनमोल है, आपके मार्गदर्शन की हमें सदैव आवश्यकता रहेगी। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी कोरोना से पीड़ित हैं और वो स्वयं उनका इलाज चल रहा है। उनके जब संज्ञान में आया कि स्वामी जी यहाँ पर अनशन पर हैं तो उन्होंने चिंता व्यक्त की और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के जो डीजी हैं राजीव रंजन मिश्रा जी, जो सेक्रेटरी हैं उपेंद्र प्रताप सिंह जी, यूपी सिंह जी, सभी ने मिलकर ये विचार किया कि उनको जाके निवेदन करना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि आपकी जो मांगें हैं उन पर सरकार काम कर रही है, विचार कर रही है। और पिछले बार भी यहाँ पर स्वयं जो एनएमसीजी के डीजी हैं राजीव रंजन मिश्रा जी, वो आकर मिलकर के स्वामी जी को गए थे। रुद्रपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की वारदात से दहशत का माहौल है। जितना जघन्य ये अपराध था उससे भयानक इस वारदात को अंजाम देने वाले अपनों के मंसूबे थे। माँ बाप और दोनों बहनों की हत्या में किसी और का नहीं बल्कि अपना ही खून शामिल था। बेटी और दामाद ने जिस बेरहमी से माँ बाप और 2 बहनों की हत्या की, उस जघन्य घटना ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। जड़ जोरू और जमीन के लिए अपराधों की दुनिया में ये कोई नई वारदात नहीं है, लेकिन ऐसी नृशंस घटनाएं कम ही सुनाई देती हैं। देखिए रिपोर्ट। रुद्रपुर में बड़ा जघन्य अपराध, माँ बाप और 2 बहनों की हत्या। हत्या में बेटी भी गुनहगार। पति संग मिलकर अपनों के खून से रंगे हाथ। जघन्य घटना ने रिश्तों को किया शर्मसार। उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की वारदात से दहशत का माहौल है। जितना जघन्य यह अपराध है उससे भयानक इस वारदात को अंजाम देने वाले अपनों के मंसूबे हैं। माँ बाप और 2 बहनों की हत्या में किसी और का नहीं बल्कि अपना ही खून शामिल है। बेटी और दामाद ने जिस बेरहमी से माँ बाप और 2 बहनों की हत्या की, उस जघन्य घटना ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। जड़ जोरू और जमीन के लिए अपराधों की दुनिया में ये कोई नई वारदात नहीं है,
लेकिन ऐसी ही नृशंस घटनाएं कम ही सुनाई देती हैं। बता दें, बरेली के मीरगंज निवासी हीरालाल अपनी पत्नी हेमवती और 3 पुत्रियों लीलावती, पार्वती और दुर्गा के साथ उधम सिंह नगर के ट्रांजिट कैंप में मकान बनवा कर रहते थे। मीरगंज के ही नरेंद्र गंगवार ने 7 साल पहले लीलावती से प्रेम विवाह कर लिया और हीरालाल के ट्रांजिट कैंप स्थित आवास पर रहने लगा। – 2015 में कुछ अनबन होने के बाद हीरालाल ने नरेंद्र और लीलावती को घर से निकाल दिया। उसके बाद नरेंद्र ट्रांजिट कैंप में ही किराए के मकान में रहने लगा। पुलिस के मुताबिक उसी समय नरेंद्र और उसकी पत्नी ने योजना बनाई कि हीरालाल को परिवार समेत खत्म कर दिया जाए और बरेली के मीरगंज समेत ट्रांजिट कैंप की संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाए। योजना के मुताबिक नरेंद्र और लीलावती ने 1.5 साल पूर्व हीरालाल, हेमवती, पार्वती और दुर्गा को उनके घर में घुसकर मार दिया और उन्हीं के मकान में शव भी दफना दिया। कुछ दिन पूर्व दोनों ने बरेली के मीरगंज स्थित जमीन और मकान को अपने नाम कराने का प्रयास शुरू कर दिया। इसकी सूचना मिलने पर रिश्तेदारों को शक हुआ। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। लाल जी थे, सन ऑफ नोनीलाल, पैगा नगरी मीरगंज के थे। ये अपनी पत्नी और 2 लड़कियों के साथ रहते थे। यहीं पे उनके सामने उनका एक दामाद था, नरेंद्र गंगवार रहता था। तो इस नरेंद्र गंगवार ने इनकी हत्या कर दी थी 20 अप्रैल 2019 को संपत्ति के लालच में, और उसके बाद इन चारों को मार करके उन्हीं के घर में गाड़ दिया था, ऊपर से सीमेंटेड कर दिया था। तो ये था इसका। इसके बाद ये अपना जब मीरगंज वहाँ चले गए, जो वहाँ इनकी ज़मीन थी, जो उसका बटाईदार था, उससे उसने कहा कि अब मुझे बटाई का पैसा मुझे दो, क्योंकि जो ससुर जी हैं वो मर गए हैं। और उसने कहा उनके और लोग कहाँ हैं, तो कहने का माता जी भी कहीं चली गई हैं और लड़कियां दोनों चली गई हैं। इसको थोड़ा शक हुआ, तो उसने दुर्गा प्रसाद है उनका ही रिश्तेदार, उसको शक लेके वो यहाँ पे आए। तो जब यहाँ पता चला तो इनको पता चला कि 1.5 साल से तो वो है ही नहीं। तब तो उन्होंने थाने में रिपोर्ट करी, बताया। फिर इसको नरेंद्र सिंह को पकड़ा गया, पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि वो नरेंद्र सिंह और एक इसका किराएदार है विजय, उसके साथ मिलकर उन्होंने संपत्ति के लालच में इनकी हत्या कर दी। पुलिस ने जब नरेंद्र को पकड़कर पूछताछ की तो उसने पूरा घटनाक्रम उगल दिया। पुलिस शवों को निकालने के लिए मकान के अंदर खुदाई करवा रही है। रुद्रपुर से के न्यूज के लिए शाहिद खान की रिपोर्ट। जहां पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, तो वहीं भारत सरकार द्वारा इंजीनियरिंग व मेडिकल की प्रवेश परीक्षा कराने को लेकर कांग्रेस के द्वारा विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि इस परीक्षा के कारण छात्रों को स्वास्थ्य व परिवार के स्वास्थ्य को भारत सरकार खतरे में डाल रही है। कोरोना के बढ़ते व बेकाबू केस को देखते हुए भारत सरकार को यह परीक्षा कुछ समय के लिए टाल देनी चाहिए, नहीं तो युवाओं को नुकसान देखना पड़ेगा। वहीं हल्द्वानी में उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश की भारतीय सरकार से अपील है कि यह परीक्षा स्थगित की जाए। यह परीक्षा कराने से भारत के युवाओं को कोरोना का खतरा है। छात्र जिन्हें जेईई और नीट की परीक्षा में बैठना है, वो भारत सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कोरोना की इस महामारी के समय में ये परीक्षाएं आगे बढ़ा दी जाएं, अभी न की जाए। कोरोना का कुछ प्रभाव कम हो तब परीक्षाएं की जाए। पर ऐसा लगता है कि हजारों विद्यार्थियों की, छात्रों की, नौजवानों की आवाज़ देश की सरकार तक नहीं पहुंच रही है और वो मुझे बजिद दिखाई दे रहे हैं। मेरी राय में छात्रों के इस आग्रह को स्वीकार कर लेना चाहिए। रुद्रप्रयाग में बढ़ते कोरोना के मामले सबको परेशान कर रहे हैं। अगस्त्य मुनि स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकला तो परेशानी और बढ़ गई। मरीज मिलने के बाद से केंद्र को बंद कर दिया गया, साथ ही सभी को घर में रहने की सलाह दी जा रही है।
वहीं ARTO ऑफिस में भी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही आर्मी कैंट में भी 1 जवानों को कोरोना में से सभी साथी बेहद परेशान हैं। हमको रुद्रप्रयाग नगर पालिका क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। मुख्य रूप से हॉस्पिटल से लगते हुए क्षेत्र में हमें ज़्यादा केसेस मिले हैं और आर्मी को टच करने वाला जो एरिया है उसमें हमें ज़्यादा केसेस मिले हैं। अगस्त्य मुनि मार्केट में, क्योंकि वहाँ पहले हमारा IQ सेंटर भी बना हुआ था, तो लगातार वहाँ सैंपलिंग की जा रही है। उसमें केसेस मिलने की वजह से बहुत छोटे से क्षेत्र को हम लोगों ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन के रूप में अभी निर्धारित किया है। सरोवर नगरी नैनीताल में ADB की तरफ से शहर के ऐतिहासिक इमारतों को संवारने की कवायद और तेज हो गई है। कुमाऊं आयुक्त अरविंद हांकी ने सितंबर के आखिरी तक सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। आयुक्त अरविंद हांकी ने ADB वित्त पोषित इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम फॉर टूरिज्म योजना के तहत ऐतिहासिक ब्रिटिशकालीन इमारतों, दुर्गाराज साफ पुस्तकालय, DSA भवन, पालिका भवन, जूमलैंड में कराए जा रहे सुंदरीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में बचे पुराने लकड़ी, लोहे और अन्य सामग्री को फेंका न जाए। पुरानी सामग्री को रीयूज कर इमारतों को कुमाऊनी लुक दिया जाए ताकि नैनीताल आने वाले पर्यटक पहाड़ी संस्कृति की झलक देखने को मिले और वो कुमाऊनी संस्कृति से रूबरू हो सके। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य करा रहे कॉन्ट्रैक्टर से गुणवत्ता युक्त सामग्री प्रयोग करते हुए सितंबर अंत तक कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। पिछले दिनों में जब इंस्पेक्शन किया था उस समय जहाँ जहाँ संभव था, जहाँ पे प्रोक्योरमेंट वगैरह अभी नहीं हुआ है, वहाँ मैंने काफ़ी चीज़ें चेंज करवाई। फॉर एग्जांपल अभी पीछे ट्रैक वगैरह बनने हैं उसके किनारे, तो वहाँ हम लोगों ने पहाड़ी शैली, पहाड़ का पत्थर, पहाड़ की लकड़ी, उनको कैसे प्रमोट किया जाए और पहाड़ी लोग कैसे उसमें रिफ्लेक्शन उसका आए, उसके लिए हम लोगों ने कई चेंजेस करवाए, उसके लिए वेरिएशन अप्रूव करवाए। वैसे ही किनारों की रेलिंग्स वगैरह में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जगह जगह पे लोहा ही लोहा न दिखाई दे। और इसी बीच आपको मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर बता दें, शहीद को नम आंखों से विदाई दी गई। हजारों की संख्या में उमड़े लोग, राष्ट्रीय राइफल्स के जवान भी मौजूद रहे। बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर शहीद को नम आंखों से दी जा रही है विदाई। हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शहीद प्रशांत का पार्थिव शरीर उनके आवास पहुंचा। राष्ट्रीय राइफल्स के जवान भी वहां मौजूद रहे। शहीद को नम आंखों से विदाई दी जा रही। शहीद को नम आंखों से विदाई दी जा रही है। आपको बता दें कि प्रशांत आतंकी हमले में शहीद हो गए थे और उनका आज पार्थिव शरीर मुजफ्फरनगर उनके घर पहुंचा। राष्ट्रीय राइफल्स के जवान उनके घर उनका पार्थिव शरीर लेकर पहुंचे थे और अब उन्हें नम आंखों से विदाई दी जा रही है। हजारों की संख्या में लोग यहां पर उन्हें विदाई देने के लिए पहुंचे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग उमड़े हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तिरंगे में लिपटा हुआ शहीद प्रशांत का पार्थिव शरीर नम आंखों से दी जा रही है विदाई। बता दें कि आतंकी हमले में शहीद हो गए थे प्रशांत और अब उनका पार्थिव शरीर मुजफ्फरनगर उनके घर पहुंचा है, जहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। राष्ट्रीय राइफल्स के लोग भी वहां पर मौजूद हैं, यही पार्थिव शरीर लेकर उनके घर पहुंचे थे। बता दें आपको कि जनवरी में प्रशांत की शादी थी और वो कुछ ही दिनों में घर छुट्टी के लिए आने वाला था, लेकिन घर वालों को नहीं पता था कि वो आएगा तो जरूर, लेकिन तिरंगे में लिपट कर हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। नम आंखों से दी जा रही है शहीद को विदाई। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुजफ्फरनगर से। और उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।